Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha, and we are back with our with the second part of third law of motion. This is our series of lecture on dynamics. जो पिछला लेक्चर था मेरा जिससे मैंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बेसिक्स एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और मैंने बताया कि आखिर इसका मतलब क्या होता है. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फोर्सेस हमेशा जोड़ियाँ बनाकर रहते हैं, और कुछ छोटी मोटी सस्ती एग्जाम्पल्स मैंने आपसे डिस्कस किया. ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि ये तो वो चीज़ें जो ओ लेवल्स में ही पढ़ाई जाती हैं. ए लेवल्स में ज़रा इसका बेहतर और इम्प्रूव वर्जन है जो कि हम पढ़ने वाले. कैसे पढ़ने वाले, आइए ज़रा देखते हैं. भाई थर्ड लॉ पेयर यानी वो जो जोड़ियाँ बना के फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं इस यूनिवर्स में, वो थर्ड लॉ पेयर आइडेंटिफाई कैसे होगा. एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भाई आइडेंटिफाई करें कि ये इनमें से कौन सी दो फोर्सेस हैं जो कि थर्ड लॉ पेयर है. तो उसके लिए बड़ी बड़ी शराइत हैं, यानी वो कंडीशन है जो हर हाल में फुलफिल होंगी ना, तब थर्ड लॉ पेयर बनेगा. तो टू फोर्सेस फॉर्म अ थर्ड लॉ पेयर when all the following conditions are obeyed. ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने कुछ कंडीशंस लिखने वाला हूँ. कोई 4 कंडीशंस हैं. अगर ये चारों कंडीशंस फॉलो होती हैं तब जाके वो फोर्सेस थर्ड लॉ पेयर बनाएंगे, वरना वो थर्ड लॉ पेयर नहीं बना सकते. तो 2 फोर्सेस हैं, तो उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं. पहली 2 कंडीशंस तो ऐसी है जिनको हम सब याद रखते हैं, आखिरी 2 कंडीशंस को हम इग्नोर कर देते हैं. तो पहली कंडीशन ये कि द 2 फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ठीक है भाई. और दूसरी कंडीशन ये कि द 2 फोर्सेस मस्ट बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन. चलें सर, ये तो ठीक है, ये तो हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था. अच्छा, एक चीज़ समझ लें कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं पे भी आपने 2 फोर्सेस देखी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, आपने कहा बस यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, यही थर्ड लॉ पेयर है. ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. अक्सर ऐसा होगा कि आपको नज़र आ रहा होगा 2 फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, और वो थर्ड लॉ पेयर नहीं है, और इसके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं. तो बाकी 2 अहम चीज़ें जिनको हमें साथ में कंसिडर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एबल टू रियली फिगर आउट द थर्ड लॉ पेयर. अच्छा जी, वो क्या है? वो ये कि द 2 फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज. अरे हाय 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 हाय, कितना हसीन जुमला है ये कि भाई जो थर्ड लॉ पेयर है ना, ये बनेगा उसी वक्त जब ये 2 फोर्सेस 2 डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रही हैं. यानी ऐसा नहीं हो कि 2 फोर्सेस हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन और वो एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है. ना 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 ना, थर्ड लॉ पेयर तो बनेगा उस वक्त जब 2 मासेस हों, एक मास दूसरे पे लगाए और दूसरा मास पहले पे लगाए. इसका मतलब समझ नहीं, इसका मतलब बड़ा गहरा है. इसका मतलब ये है कि थर्ड लॉ पेयर कैन नेवर कैंसिल आउट ईच अदर एज द 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज. ओ हो, ये बहुत हसीन जुमला है, इसको ज़रा समझिएगा. देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ ज़रा. मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना. ये ज़रा इधर गौर से देखिए इस छोटे से बॉक्स को. ठीक है, इस बॉक्स पर एक फोर्स यहाँ से लगती है 20 न्यूटन की, एक फोर्स यहाँ से लगती है 20 न्यूटन की. ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, लेकिन ये दोनों मर के भी कुछ भी हो जाए थर्ड लॉ पेयर नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं. थर्ड लॉ पेयर कैसे एग्जिस्ट करता है कि भाई 2 बॉडीज होनी चाहिए, 2 बॉडीज होनी चाहिए. लेट्स से एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है. बॉडी ए बी पर फोर्स लगाएगा और बी ए पर फोर्स लगाएगा. तो ये दोनों फोर्सेस अब कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लग रही हैं. अगर 2 फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं ना, जो कि हम पीछे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ के आ चुके हैं, वेक्टर्स में हम पढ़ते थे रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो कभी भी थर्ड लॉ पेयर कैंसिल नहीं होते. कैसे कैंसिल होंगे भाई? 2 फोर्सेस हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन ये 2 डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं ना, तो कैंसिल थोड़ी हो सकते हैं. कैंसिल तो उस वक्त हो जब 2 फोर्सेस सेम बॉडी पर एक्ट कर रहा हो. तो जब कभी भी आपने देखा ना कि 2 फोर्सेस हैं जो कि एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं, और भले वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, अगर वो 2 डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट नहीं कर रहे बल्कि वो एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो थर्ड लॉ पेयर नहीं हो सकते. तो इन ऑर्डर फॉर द थर्ड लॉ पेयर टू एग्जिस्ट द 2 फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज. ये तो मैंने अभी आपको बेसिक आइडिया दिया. जब मैं अभी प्रॉपर आगे हमारे पास ना सॉलिड एग्जाम्पल्स हैं, आपने बिल्कुल तसल्ली से सुनना है इन सारे एग्जाम्पल्स को, तब जाके आपको चीज़ें 1 बाय 1 समझ में आएंगी. तो ये हो गई तीसरी कंडीशन.
ये भी ओबे होना चाहिए। और चौथी कंडीशन और हसीन है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि द टू फोर्सेस मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। दो फोर्सेस सेम टाइप की होनी चाहिए, यानी कि उनकी नेचर सेम होनी चाहिए। यानी अगर एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो दूसरी भी ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए। अगर एक कॉन्टैक्ट फोर्स है तो दूसरी भी कॉन्टैक्ट फोर्स होनी चाहिए। अगर एक टेंशन है तो दूसरी भी टेंशन होनी चाहिए। अगर एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो दूसरी फोर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होनी चाहिए। जब ये चारों कंडीशंस फुलफिल होंगी, तो जब ये चारों, सिर्फ पहली दो नहीं बल्कि जब ये चारों कंडीशंस फुलफिल होंगी, तब जाकर थर्ड लॉ पेयर आइडेंटिफाई होगा। तब जाकर थर्ड लॉ पेयर आइडेंटिफाई होगा। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको एग्जाम्पल्स देना शुरू करूँ, एग्जाम्पल्स बहुत सॉलिड है, बहुत मजे की हैं, लेकिन इससे पहले कि एग्जांपल्स देना शुरू करूं, मुझे पहले आपको थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फोर्सेस का एक बेसिक रिव्यू देना पड़ेगा। ये ओ लेवल से ही पढ़ाया जाता है, बट इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि उन एग्जांपल से पहले इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी हैं भाई? एक फोर्स है वेट, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हर मास को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है एक फोर्स के साथ। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज वेट। इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो एक तो हमें वेट के बारे में पता होना चाहिए। बचपन से पढ़ते आ रहे हो जी, अर्थ हर मास को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, या एवरी प्लैनेट। अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक फोर्स कौन कौन सी टाइप्स की हैं और उनकी डायरेक्शन कैसे डिड्यूस होती है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर वेट ऐड कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन डिड्यूस करना आसान है, वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही एक्ट कर रहा होगा। ये आप ओ लेवल्स में भी पढ़ के आए हुए हैं। अब एक फोर्स जिसे कहते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। एन ओपोजिंग फोर्स दैट अराइजेज व्हेन अ मास टेंड्स टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ एनी अदर मास। जब भी एक मास किसी दूसरे सरफेस पर स्लाइड करता है, यानी दूसरे मास के सरफेस पे स्लाइड करता है, तो या स्लाइड करने की कोशिश करता है, तो उसको एक ओपोजिंग फोर्स मिलती है जिसे आप फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन पे हम डिटेल में बाद में और भी आएंगे, बट अभी मैं सिर्फ बेसिक डेफिनेशन लिख रहा हूँ और उनकी डायरेक्शन निकालना सिखा रहा हूँ। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अलोंग अ सरफेस एंड नेवर एट एन एंगल टू इट। फ्रिक्शन एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन वेयर द मास टेंड्स टू मूव। अब देखो, इसमें ज़रा समझ लो इस चीज़ को, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो भाई, मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे ना आपके पास एक मास है। ठीक है, तो ये मास इस सरफेस पे लेट से स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। ये दूसरा सरफेस है आपका। ठीक है, तो अब जब भी मास स्लाइड करने की कोशिश करेगा ना, अगर लेट से मास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो जो आपकी फ्रिक्शन है ना वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो ये तो आप जानते हैं कि फ्रिक्शन इज एन ऑपोजिंग फोर्स, जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट है। अच्छा, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि फ्रिक्शन जो है ना, वो कभी भी ऐसे नहीं एक्ट कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता। फ्रिक्शन हमेशा अलोंग द सरफेस एक्ट करेगा, यानी फ्रिक्शन इस सरफेस के पैरेलल ही एक्ट करेगा। तो या तो फ्रिक्शन यूँ एक्ट करेगा या तो यूँ एक्ट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द राइट जा रहा है तो फ्रिक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट है, ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है तो फ्रिक्शन टुवर्ड्स द राइट है। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि फ्रिक्शन हमेशा अलोंग द सरफेस एक्ट करता है, ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा, फिर एक फोर्स है ड्रैग फोर्स, एक फोर्स है अपथ्रस्ट। क्योंकि अभी मैं थर्ड लॉ पेयर की एग्जांपल्स में इन दोनों को ऐड नहीं कर रहा, वो हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस जब हम चैप्टर फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, तो वी विल बी डिस्कसिंग दैम लेटर। ठीक है, अच्छा, फिर एक फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत सिंपल है भाई, दुनिया में जब भी एक मास किसी दूसरे मास के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप हो जाती है। होता ये कि एक मास दूसरे मास के सरफेस के मॉलिक्यूल्स को ना कंप्रेस करता है। जब कंप्रेस करता है ना, तो वो अपने आप को रीस्टोर करने की कोशिश में एक अपोजिंग फोर्स लगाते हैं, जिससे कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप हो जाती है। तो व्हेन अ मास कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अनदर मास, अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और अ नॉर्मल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि कॉन्टैक्ट फोर्स ना हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। तो अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कोई मास है ना, इस तरह से पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, लेट्स से ये एक सरफेस और यहाँ पे कोई एक मास पड़ा हुआ है, तो वो हमेशा कैसे एक्ट करेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। ठीक है, तो या सिमिलरली जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास कोई एक वॉल और फ्लोर पर एक लैडर है जो कि लीन कर रहा है,
ठीक है। तो अगर वो लैडर लीन कर रहा है ना, लेट्स से दिस इज द लैडर, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो फोर्स है इधर इस सरफेस पर इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। देख सकते हैं आप, ये वॉल है ना, इसके परपेंडिकुलरली कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट कर रही है, और इधर ये फ्लोर है इसके भी परपेंडिकुलरली कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट कर रही है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कब एक्ट करती है? जब जब एक मास दूसरे मास के साथ कांटेक्ट में आएगा। तो यहाँ से कांटेक्ट में आया, यहाँ से कांटेक्ट में आया, तो एक कांटेक्ट फोर्स डेवलप हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी कॉमन फोर्स है जिसे हम कहते हैं टेंशन। तो दिस इज द फोर्स इन द स्ट्रिंग। जब भी एक मास दूसरे मास के साथ यूँ समझो, जब भी किसी मास को किसी स्ट्रिंग के थ्रू आप स्ट्रेच करते हो ना, ठीक है, तो आपको एक टेंशन फोर्स मिलती है, और वो टेंशन फोर्स ना मास को पुल करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज द फोर्स इन द स्ट्रिंग और अ रोप व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड, the direction of the tension is such that it pulls back the object with which the string is attached to। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई एक मास है, इस तरह से लेट्स से ये कोई मास है आपके पास, ठीक है, और इस मास में ये मास जो है ना किसी स्ट्रिंग से अटैच है, ठीक है। तो स्ट्रिंग से अटैच होने के बाद इस अगर स्ट्रिंग में कोई टेंशन आती है, यानी स्ट्रिंग में कोई खिंचाव आता है, लेट्स से यहाँ से आपने इसको टाई अप कर दिया या कहीं से पुल कर रहे हैं आप, तो ये जो टेंशन है ना ये इस मास को पुल करेगा, यानी हमेशा मास से दूर जाएगा अलोंग द स्ट्रिंग, जो कि टेंशन फोर्स आपके पास एक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक मुझे, इसके अलावा और भी फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं, मैग्नेटिक फोर्सेज हैं, जो कि दो चार्जेस के बीच एग्जिस्ट करती हैं। बहरहाल बताने का मकसद ये कि दुनिया में कोई भी फोर्स ना बिला वजह अचानक से नहीं आ जाती। हर फोर्स का एक ओरिजिन है, एक रीज़न है। अगर वो फोर्स आ रही है ना तो उसका कोई एक ओरिजिन एक्सप्लेन होगा, उसकी डायरेक्शन के अपने रूल्स होंगे। अपनी पसंद से आप फोर्स मार्क नहीं कर सकते, अपनी पसंद से उसकी डायरेक्शन नहीं कंसीडर कर सकते, ठीक है भाई। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्सेज हो गए। तो ये जो आखिरी पॉइंट है ना, द टू फोर्सेज मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, उसके लिए उनका सेम नेचर का होना ज़रूरी है। मतलब ये कि अगर एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है ना तो दूसरी उसका पेयर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर एक फोर्स फ्रिक्शन तो दूसरा भी फ्रिक्शन होगा, ठीक है। मैं अभी आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ भाई। ये है अर्थ, ये है मास, एक छोटा सा मास है। होता क्या कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं जी, अर्थ एक मास को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, इसे हम कहते हैं वेट। इसको अगर मैं खानदानी अल्फाज में कहूँ ना तो इसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉक्स बाय द अर्थ। भाई इस बॉक्स को ना अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, जैसे आप वेट कहते हैं, ठीक है ना। तो द अर्थ इज पुलिंग दिस मास टुवर्ड्स इट्स सेंटर, फेयर इनफ। उस फोर्स को आप वेट कहते हैं। उस फोर्स का टेक्निकल नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। दो सवालात, किस पर लग रहे हैं? इस बॉक्स पर लग रहे हैं। कौन लगा रहा है? ये अर्थ लगा रहा है। अब एक बात समझ लो कि जितनी फोर्स के साथ अर्थ इस मास को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, उतनी ही फोर्स के साथ ये मास अर्थ को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ बाय द बॉक्स। हाँ, उसूलन ये बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप क्लियर कर लें इस चीज़ को। थोड़ा बहुत ओ लेवल से भी इसका एक हल्का फुल्का इंट्रो दे दिया करते थे, बट अगर नहीं पता तो आप इसको क्लियर कर लें कि जितनी फोर्स के साथ अर्थ इस बॉक्स को खींच रहा है, उतनी फोर्स के साथ ये बॉक्स अर्थ को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। These two forces are equal in magnitude, opposite in direction। अगर मिसाल के तौर पर देयर इज अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन, यानी अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट है 800 न्यूटन, अगर अर्थ इसे 800 न्यूटन के साथ अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो याद रखिएगा ये बॉक्स अर्थ को भी 800 न्यूटन के साथ अपनी तरफ पुल कर रहा है। वो अलग बात है कि अर्थ आपको ऊपर आता हुआ फील नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ बहुत बड़ा मास है यार। अर्थ इज अ मैसिव मास। 10 की पावर 24 में अर्थ का मास आता है यार। तो ऑब्वियसली इतनी सी फोर्स से अर्थ का कद्दू कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बट ऑब्वियसली ये फोर्स इस मास को एक्सेलरेट कराने के लिए काफ़ी है। तो आप देखते हैं मास झट से 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ अर्थ के सेंटर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो अब अगर आप इन दो, और अगर आप अर्थ की एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करो, लेट से A बराबर है F अपॉन M के ना, F इक्वल M में रिजल्टेंट फोर्स F है, तो आपके पास
लेट्स से 800 न्यूटन की फोर्स लगी अर्थ के ऊपर। अर्थ का मास कितना है? 6 एक्सपोनेंट 24 kg, ये अप्रॉक्सीमेट अर्थ का मास है। अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे ना, ये 1.33 एक्सपोनेंट -22 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखने बैठ जाओ ना, तो ये इस तरह को 21 जीरो लगाने पड़ जाएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं अर्थ की एक्सेलरेशन इतनी कम है ना, कि अगर अर्थ इस एक्सेलरेशन के साथ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी मूव करे ना, तो शायद मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर्स मूव करे। तो इसलिए आपको अर्थ मूव करता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अर्थ पर फोर्स नहीं लग रही। जितनी फोर्स के साथ अर्थ ने इस बॉक्स को अपने सेंटर की तरफ खींचा है ना, उतनी फोर्स के साथ इस बॉक्स ने अर्थ को अपनी सेंटर की तरफ खींचा है। अब देखो मेरी बात समझो, थर्ड लॉ पेयर की 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? द टू फोर्सेज मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दूसरी कंडीशन क्या है? द टू फोर्सेज मस्ट बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखो, ये दोनों फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये तो हमेशा वैसे भी इजीली पकड़ा में आ जाता है। बाकी दो इंपॉर्टेंट समझो, अगर ये चीज ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे। एंड द टू फोर्सेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। थर्ड कंडीशन क्या थी? द टू फोर्सेज मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो नहीं सकते ना, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे नहीं लग रही है। अर्थ ने बॉक्स पर लगाई, बॉक्स ने अर्थ पे लगाई, तो दोनों में अपनी अपनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, ना कि ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाए। ये दोनों फोर्सेस कभी भी कैंसिल नहीं हो सकते, किसी सूरत कैंसिल नहीं हो सकते। थर्ड लॉ ऑफ पेयर अगर कैंसिल हो जाएगा तो यूनिवर्स में कभी कोई मास एक्सेलरेट ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जितनी फोर्स के साथ अर्थ ने इस बॉक्स को अपने सेंटर की तरफ खींचा, उतनी फोर्स के साथ इस बॉक्स ने अर्थ को अपने सेंटर की तरफ खींचा। तो द टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड दे हैव द सेम टाइप। इनकी सेम टाइप है, यानी अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है तो दूसरा भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये चारों कंडीशंस ओबे हो गई ना, तो अब आप कहोगे कि हाँ, दीज टू फोर्सेज फॉर्म्स द थर्ड लॉ पेयर। ये दोनों फोर्सेज आप कह सकते हैं कि यही वो थर्ड लॉ पेयर है जिसकी हमें तलाश थी। ये थर्ड लॉ पेयर आइडेंटिफिकेशन का सबसे सिंपल केस है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में मैं आपसे इसके बहुत टेक्निकल केसेस डिस्कस करूंगा, जहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी और वहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। तो उस अगले लेक्चर को ज़रूर देखें, जिसमें हम ज़रा टिपिकल और ज़रा कुछ ख़तरनाक केसेस देखेंगे जहाँ पे थर्ड लॉ आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप वो सीख जाएँ तो ओ हो इश्क हो जाएगा आपको फिज़िक्स से, और डायनामिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।